अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल बेटर हाफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। उसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था पीरियोडिक टेबल का, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह देख ली थी, हमने जो है वो फैमिलीज़ वगैरह पीरियोडिक टेबल की देख ली थी। आज हम मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ है ना पीरियोडिक टेबल की वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह की स्टार्टिंग से मैं बता रही थी कि पीरियोडिक टेबल हमने क्यों जो है वो डेवलप किया है, क्योंकि इससे हमें जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल पता चल जाएंगी। हमें एक एक एलिमेंट को पकड़ के अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स में इनके ट्रेंड्स देखेंगे तब हमें आइडिया होगा कि हमको जस्ट एक ग्रुप को जो है वो स्टडी करना है। हमको उस ग्रुप का हर एलिमेंट जो है वो स्टडी नहीं करना, हमको एक पीरियड को स्टडी करना है। हमको उस पीरियड का हर एलिमेंट जो है वो स्टडी नहीं करना उसकी प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए। चलें अभी शायद मे भी आपको मेरी इस बात की समझना है, जैसे हम आगे मूव करेंगे आपको ये मेरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलें आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी होता है टेंडेंसी टू रिपीट एट इंटरवल्स। तो पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जाएंगे वो प्रॉपर्टीज़ एक खास इंटरवल के बाद, खास फासले के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे। जिस तरह के न्यूलैंड्स ने भी कहा था कि हर जो 8वां एलिमेंट है वो पहले वाले जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ रिजेंबल करेगा, उसकी जैसी प्रॉपर्टीज़ रखेगा। तो सेम पीरियोडिसिटी भी यही है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी। तो देख लेते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये हमें क्या कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स की, यानी कि जो एटॉमिक नंबर्स की बेस पे जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो रिपीट होंगी। तो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर, मतलब कि जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक है हर एलिमेंट का, उस बेस पे जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हर एलिमेंट की वो भी यूनिक है। तो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, यानी एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। स्टडिंग द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज विद एटॉमिक नंबर इज इंपॉर्टेंट, वी विल स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहे हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर के साथ प्रॉपर्टीज़ किस तरह से चेंज हो रही हैं ये हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। तो बच्चे देखें ये अभी टॉपिक चल रहा है एटॉमिक रेडियस और आगे अभी हमने जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आयनिक रेडियस। तो आपको पता है कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है एंड आयनिक एक केटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। तो जब एटम एनाइन या केटाइन बनता है तो उसका साइज वेरी करता है डिफरेंट तरीके से, वो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं जिसके प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इक्वल है। तो एटम का रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। आपको पता है रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द सर्कल, ठीक है, या हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो देख लेते हैं, फर्स्टली आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एटम जो है वो अकेला हमें नहीं मिलेगा। जिस तरह कि आपको पता है कि अगर एक डॉट में पेन से लगाती हूँ तो उसमें जो है वो थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक अ वन एटम, एक एटम लेना उसका रेडियस फाइंड आउट करना इज़ नॉट ईजी। सो हम जो है ना यहाँ पे रिलेटिव रेडियसेस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। जरा देखिए नीचे अभी हम देख लेते हैं, द एटॉमिक रेडियस इज मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है कि हमने जो है वो एटम का साइज जानना है। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। कह रहे हैं कि ये हाफ डिस्टेंस है दो एटम्स का जो कि आपस में बॉन्डेड हैं। इस चीज़ को जरा समझें। चलिए यहाँ पे देखें, आपको पता है कि हमारे पास एक सपोज करें एलिमेंट है एंड आपको पता है एलिमेंट हमारे पास प्योर सब्सटेंस होती है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना रही हूँ जहाँ पे के सेम टाइप ऑफ एटम्स पड़े हुए हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कोई भी दो रेफरेंस एटम्स आपने ले लेने हैं, कोई भी दो रेफरेंस एटम्स आपने ले लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कि एटम का सिंगल फॉर्म में मिलना, एक अकेले एटम का मिलना जो है वो इतना इजी नहीं है। एंड एक अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना भी इजी नहीं है, बिकॉज हमें उसका जो है वैलेंस शेल हम नहीं जो है उसका फाइंड आउट कर पाएंगे, हम एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि अच्छा इसका वैलेंस शेल कहाँ पे एंड हो रहा है। बट चलें देखिए, अगर यहाँ पे ये एटम पड़ा है, अगर यहाँ पे ये एटम पड़ा है तो इस एटम की ये बाउंड्री से मुझे पता चल गया कि इस एटम की बाउंड्री इससे ज़्यादा तो नहीं है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो नाउ यहाँ पे जब हम दो एटम ले रहे हैं तो नाउ हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है वो बाउंड्री जो है वो क्लियर करने में जो है वो हम सक्सेसफुल रहे हैं कि नाउ हमें पता है कि वैलेंस शेल कहाँ पे है। तो अभी कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, तो उन एलिमेंट में हमने कोई भी जो दो एटम है वो हमने जो है वो एज अ रेफरेंस ले लेने हैं। नाउ अब हमने जो है वो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो फाइंड। चलें अब देखें, यही दो एटम्स हैं, ये यहाँ पे मैं ले आई हूँ ताकि हमें चीज़ें थोड़ी क्लियर हों। ये हमारा एटम ए है, ये हमारा एटम बी है। तो ये मैंने कहा था हमारे लिए अकेले एटम में प्रॉब्लम क्या है कि बाउंड्री हमें क्लियर नहीं पता चलेगी। जब दो एटम्स पास पास होंगे तो डेफिनेटली वो पास पड़े इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ टच हो रही हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने एटम का रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। हमने एटम का रेडियस फाइंड आउट कर लेना, तो हमने उनके न्यूक्लियस से उनके न्यूक्लियस को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेना है दोनों एटम्स के, एंड एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का जो फासला है वो हमने जो है वो मेजर कर लेना है। इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। बट हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें चाहिए एटॉमिक रेडियस। तो ये जो इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है इसका ये जो हाफ है, इसका ये जो हाफ है ये हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। इसका ये जो हाफ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो ये देखें अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इस एटम का क्या है, एटॉमिक रेडियस। और अगर हमें इस एटम का जो है वो एटॉमिक साइज फाइंड आउट करना है तो जितना यहाँ से लेके यहाँ तक एटॉमिक रेडियस है उतना ही मजीद हम उसमें ऐड कर लेंगे, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक रेडियस के साथ, तो हमारे पास जो है वो एटॉमिक साइज आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बुक मेंशन कर रही है कि अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो आपके पास एटॉमिक रेडियस अलग आएगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा तो एटॉमिक रेडियस अलग आएगा। अगर कोई भी बॉन्ड नहीं है, जस्ट वंडर वाल फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह, तो हमारे जो एटॉमिक रेडियसेस हैं, एटॉमिक साइजेस हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि
आपकी जब बॉन्डिंग डिफरेंट होगी तो बीच का डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। आपको पता है जिस तरह गैसेज हैं तो वहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, एटम्स दूर दूर होते हैं। लिक्विड्स में एटम्स थोड़े पास पास होते हैं, सॉलिड्स में पैकली बाउंडेड होते हैं, तो उस हिसाब से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज होगा। लाइक अभी अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो सपोज करो कि ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरह बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से फासला कुछ और होगा, बट आपको पता है आयनिक बॉन्ड में जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एंड आपको पता है आयनिक बॉन्ड में देन फर्दर केटाइन एनाइंस वगैरह भी बनते हैं। तब जो है हमारा जो केटाइन है उसका साइज़ छोटा होता है, एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। तो वहाँ पे जब हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो डिफरेंट होगा। अब आप बता नहीं पाओगे कि इसका कितना जो है वो रेडियस है, इसका कितना रेडियस है, बिकॉज पहले तो जब हमारे पास सिमिलर एटम्स थे हम जस्ट जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर पा रहे थे, तो वो हमारा एक्यूरेट आंसर आ रहा था। यहाँ पे अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये बन रहा है तो इसको मैं हाफ करूँगी तो हाफ करके आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज इस एटम का जो एटॉमिक रेडियस है ज़्यादा, इसका कम है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स आएंगे एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करने में, क्योंकि अगर आयनिक बॉन्ड है तो अलग से एटॉमिक रेडियस होगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड है अलग से होगा। अगर जस्ट वंडरवाल फोर्सेज हैं, लाइक वंडरवाल फोर्सेज हैं, तो एटम्स इतना पास पास नहीं होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। तो उस बीच जब हम जो है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो तो ये वाला तो हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो हम एटॉमिक रेडियसेस इतने एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी हम जो है हमारी कोशिश करेंगे कि हमारे जो एटम्स हैं वो पास पास हों, एंड देन हम उनका जो है वो एक्यूरेटली एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर लें। बट जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो हर डिफरेंट टाइप की अगर बॉन्डिंग है तो उसके लिए डिफरेंट हमारा जो है वो एटॉमिक रेडियस रहेगा। चलिए यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन बीइंग एन एटम एंड क्लोरीन बीइंग एन एटम थोड़ा दूर दूर पड़े हुए हैं, तो इनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है अलग है, 2.97 है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच जो है वो वंडरवाल फोर्सेस डेवलप हैं, तो यहाँ पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम आ रहा है। तो बताना ये चाह रही हूँ कि आपकी जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो डिसाइड करेगी कि आपके एटॉमिक रेडियस क्या होने वाले हैं। लाइक इस टाइम अगर हाफ करें तो हाइड्रोजन का ये जो है वो एटॉमिक रेडियस है, क्लोरीन का ये है। इधर हाफ करें तो हाइड्रोजन का ये है, क्लोरीन का ये है। तो आपके जो एटॉमिक रेडियस हैं वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग के साथ वेरी करेंगे, एंड डिफरेंट बॉन्डिंग्स में ये हमारे एटॉमिक रेडियस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। देखें, कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस इज टिपिकली मेजर्ड इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। तो ये ना लेंथ के यूनिट्स हैं। जब हमारे पास लेंथ बहुत कम होगी, बहुत ही जो है वो वेरी लेस नेग्लिजिबल लेंथ्स होंगी, तो तब हम जो है वो लेंथ का जो यूनिट यहाँ पे लेंगे वो लेंगे पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम, बिकॉज ये जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं, ये जो एटॉमिक रेडियस होते हैं इतने बड़े नहीं होते, तो इनके लिए हमें कोई स्मॉल यूनिट चाहिए जो कि हम पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम ले रहे होते हैं। अच्छा जी, अब ज़रा पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस का। तो जो फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेल्स। आपको पता है जितने ज़्यादा शेल होंगे उतना ही एटम का साइज़ बड़ा होगा। एक शेल होगा तो साइज़ छोटा होगा, एक और शेल ऐड हो जाएगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज़ भी बढ़ेगा। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ज़रा इसको समझें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स का या पॉजिटिव चार्ज का वो इन्फ्लुएंस है, वो इफेक्ट है कि कितनी उसमें पावर है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो कि न्यूक्लियस के बाहर हैं। तो जो न्यूक्लियर चार्ज इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको पता है जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतने ही जो इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, एंड जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा उतना ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, एंड देन साइज़ हमारा बढ़ जाएगा एटम का। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। देखें, जो मेन एटॉमिक साइज़ है वो होता है न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल तक। तो अगर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ही समझें कि एक रेजिस्टेंस है, मतलब उतना ही जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस शेल पे जो है वो अपनी जो है वो इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो जब उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएगा तो जो हमारा वैलेंस शेल है वो जिस जगह पे था वहीं पे रहेगा, एंड साइज जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। जैसे कह रहे हैं कि जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। कह रहे हैं कि पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है पीरियोडिक टेबल में। क्यों कम होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर। अब देखिए, कह रहे हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता है। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं जो साइज़ है वो रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एंड रिड्यूस होने के रीज़न बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। अब देखें कि यहाँ पे उतने ही प्रोटॉन हैं एंड बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, मगर साइज़ कम होने की वजह से जो इनर शेल्स हैं वो नहीं हैं। साइज़ कम होने की वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। मतलब देखें, एटम में ना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात सच है। बट यहाँ पे साइज़ कम होने की वजह से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इतने पास हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अगर हम ग्रुप की बात करें टॉप से बॉटम आते हुए, तो टॉप से बॉटम आते हुए अगर आप देखो ये लिथियम से नीचे सीजियम तक, तो साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि नया शेल लिथियम
लिथियम से हम नीचे सोडियम में जाते हैं, एक नया शेल ऐड हो जाता है। सोडियम से पोटाशियम में जाते हैं, एक नया शेल ऐड हो जाता है। पोटाशियम से रुबिडियम में जाते हैं, एक नया शेल ऐड हो जाता है। रुबिडियम से सीजियम में जाते हैं, एक नया शेल ऐड हो जाता है। तो जब हम ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं ना, तो शेल नंबर तेजी से बढ़ता है, जो कि पीरियड में ऐसा नहीं था। पीरियड में शेल जो है वो नहीं बढ़ रहे थे उतनी स्पीड से जिस तरह के ग्रुप में बढ़ रहे हैं। तो अब शेल नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहा होता, उसको इतनी जो है वो स्ट्रांगली नहीं खींच पा रहा होता इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से ग्रुप में डाउनवर्ड आते हुए जो साइज़ है वो बड़ा होता है। इन लाइनों में देखें कि शील्डिंग मेक्स द एटम लार्जर, कि ये जो आपका साइज बढ़ा है ना, जिसकी वजह से वैलेंस जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके लिए शील्ड बन गई। न्यूक्लियर चार्ज इतनी स्ट्रांगली उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लग पाया, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं खींचे। कह रहे हैं बावजूद इसके कि आपका जो है वो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा। देखें एटम में मैंने बताया था ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर डाउनवर्ड आते हुए शेल नंबर बढ़ा, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए, तो उतनी प्रोटॉन भी ज़्यादा हुए। मगर प्रोटॉन्स को शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चांस नहीं मिला कि वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उतना स्ट्रांगली खींच पाएं जिस तरह के वो पीरियड्स में खींच रहे थे।